यस मैम। यस मैम। मैम। ओके ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और उसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। यस मैम। यस मैम। Okay, you people know, as you have read in your FSC book, or I guess in metric book as well, कि डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में तीन तरह की मॉडल्स जो थे वो प्रपोज किए गए थे बाय द साइंटिस्ट के डीएनए रेप्लिकेट जो है वो कैसे होता है। एज वी नो कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसके बारे में तीन डिफरेंट मॉडल्स जो थे वो प्रपोज किए गए, जिनमें से एक को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरे को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और तीसरे को डिस्पर्सिव मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मॉडल जो है हम कहते हैं कि डीएनए का पूरा स्ट्रैंड जो है वो एज टेम्पलेट इस्तेमाल होता है, यानी कि पहले सेपरेट होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स, वो टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद इस्तेमाल होने के बाद वो रीयूनाइट कर देते हैं। तो पेरेंटल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बिल्कुल अलग हो जाता है, और जो डॉटर न्यूली फॉर्म्ड डीएनए डबल स्ट्रैंड है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और इन दिस वे अगर डॉटर डीएनए से फिर फर्दर इसी तरह वो बिहेव करेगा, उससे फर्दर डीएनए बनेंगे सेकंड एप्लीकेशन में, और इसी तरीके से जो पेरेंटल डीएनए है वो अगेन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो एक्ट करेगा, और उससे फिर उसका एक और डॉटर डीएनए जो है वो बनेगा। देन सेमी कंजर्वेटिव में ये है कि एक स्ट्रैंड से एज पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो अपनी डॉटर स्ट्रैंड के साथ जो है वो आप कह लें कि वाइंड करेगा और एज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के तौर पे बिहेव करेगा। तो क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पेरेंटल डीएनए है वो एज डबल स्ट्रैंड जो है वो कायम नहीं रहता जब रेप्लिकेशन होती है, बल्कि वो उसका एक स्ट्रैंड जो है पेरेंटल और एक स्ट्रैंड जो है वो डॉटर स्ट्रैंड जो है वो आपस में कंबाइन होके एक न्यूली फॉर्म्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बनाते हैं। तो इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. The first one was conservative and second one is semi conservative. In third case dispersive मॉडल में क्या है कि कुछ हिस्सा जो है एक ही स्ट्रैंड में, कुछ हिस्सा जो है, जो ब्लू स्ट्रैंड है ना, जो डार्क ब्लू है ये रिप्रेजेंट करे पेरेंटल को, और जो लाइट ब्लू है दिस रिप्रेजेंट्स डॉटर स्ट्रैंड्स और डॉटर डीएनए जो कि रेप्लिकेशन के बाद बना है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कुछ हिस्सा जो है, पूरे का पूरा स्ट्रैंड नहीं बल्कि एक स्ट्रैंड के अंदर कुछ हिस्सा जो है वो पेरेंटल डीएनए का होता है और कुछ हिस्सा जो है वो न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए का होता है, जो कि बाद में आपस में वाइंड होकर और डबल डीएनए जो है वो बनाती है, एंड देन ये सो ऑन प्रोसेस चलता रहता है। बट नाउ वी नो दैट कि ये दोनों जो थ्योरीज थी या मॉडल्स थे, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, इसको फिर बाद में जो है कहा गया कि ये सही नहीं है, और जिसको अब हम लेकर चल रहे हैं, जो मोस्ट प्लाजिबल समझा जाता है, वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो इसी के मुताबिक आज पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसे होती है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है उससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप जानते हैं ना कि डीएनए के स्ट्रक्चर में उसकी जो बैकबोन है वो फॉस्फेट की और शुगर की बनी हुई होती है। शुगर जो है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, न्यूक्लिक एसिड में हम ये पढ़ चुके हैं। एंड उसकी जो लेडर्स की स्टेप्स होते हैं, जो उसके अंदर जो, जैसे अगर आप उसको एक सीढ़ी कंसिडर कर लें, तो जो दो उसके पिलर्स हैं वो बनते हैं फॉस्फेट के साथ और शुगर के साथ, और जो अंदर में उसके लेडर के स्टेप्स हैं वो बनते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, जिनमें ए टी के साथ बाइंड करता है और जी सी के साथ बाइंड करता है। तो क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड किए हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, और फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए इनके पिलर्स भी आपस में ज्वाइन किए हुए होते हैं एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कि आप इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को सेपरेट करें, ताकि आप इसको एज टेम्पलेट स्ट्रैंड इस्तेमाल हो सकेंगे, और फिर इनसे इनका डॉटर सेल जो है या डॉटर डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बन सके। तो डॉटर कंटेंट को बनाने के लिए सबसे पहले पेरेंटल डीएनए को के डबल स्ट्रैंड को सेपरेट करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डेफिनेटली किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो बहुत सारी प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे जब आप डीएनए की रेप्लिकेशन को देखेंगे, प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस टू कंप्लीट। डीएनए के अनवाइंड होने से लेकर और सेपरेट होने से लेकर स्ट्रैंड्स के, और उनके दोबारा
न्यू स्ट्रैंड्स के आपस में ज्वाइन करने तक के मराहल में बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो गाहे बगाहे अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको जरूरत बताई कि सबसे पहली जरूरत तो ये है कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाए। तो सेपरेट करने के लिए डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ प्रोटीन और एंजाइम विच विल बी यूटिलाइज्ड, और वो एंजाइम जो है वो हेलिकेज एंजाइम कहलाता है। अच्छा, अब हेलिकेज एंजाइम जो है, ये प्रोटीन जो है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट तो कर लेगी, लेकिन क्या सेपरेट होने के बाद वो सेपरेट रहेंगी भी? क्योंकि देखिए उनके दरमियान में तो फोर्स है ना, और जैसे ही आप उनको सेपरेट करेंगे और अगर आपने उनको छोड़ दिया और हेलिकेज आगे मूव कर गई दूसरे हिस्से को अनवाइंड करने के लिए, तो क्या होगा कि पिछला हिस्सा जो रीयूनाइट कर जाएगा। तो इसके लिए फिर ये भी जरूरी है कि हेलिकेज जब अपना काम कर चुके, तो करने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में कायम रहे। ठीक है, तो कायम रहने के लिए फिर जो प्रोटीन्स जो इनको स्टेबलाइज करती हैं या बाउंड करके रखती हैं, उनको हम टोपोआइसोमेरेज बोलते हैं। टोपोआइसोमर प्रोटीन्स जो हैं ये इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बाइंड करके रखती हैं और उनको सिंगल स्ट्रैंड में, इनका नाम ही सिंगल स्ट्रैंड जो है वो प्रोटीन्स है, तो ये उनको सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में कायम करके रखती हैं। नाउ हेलिकेज ने अपना रोल प्ले कर लिया है और उसके बाद जो है आपका जो है सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में डीएनए जो है वो सेपरेट भी हो गया है और सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में भी आ गया है। लेकिन अब रोल है कि आया इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को टेम्पलेट बनाते हुए इसमें न्यू मटेरियल जो है वो ऐड किया जाए। अब न्यू मटेरियल अगर ऐड किया जाएगा तो उसके अंदर फिर आपको पता है कि अगेन अनदर एंजाइम इज रिक्वायर्ड जो कि डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए को पॉलीमराइज करेगा। अब डीएनए को पॉलीमरेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होती है, कहलाते हैं डीएनए पॉलीमरेज ही हैं, लेकिन इनकी टाइप्स जो है वो डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज यूकैरियोट्स का केस जो है वो हर स्टेज पे ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, चाहे आप जीन एक्सप्रेशन में देखें, रेप्लिकेशन को देखें, ट्रांसलेशन देखें, ट्रांसक्रिप्शन देखें, तो हर स्टेज पे आप देखते हैं कि इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। दैट्स वाई जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हमेशा जो है वो फोकस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को ही रखते हैं, या प्रोकैरियोट्स में ही इसको अमूमन जो है गाय बगाए बात तो करते रहेंगे कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की रेप्लिकेशन पे होगा, क्योंकि अभी हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं एंड सो ऑन भी, यानी हम ट्रांसलेशन भी उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन भी उसके हिसाब से पढ़ेंगे कि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और साथ साथ में जहां जहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली हायर क्लासेस में आप यूकैरियोट्स में भी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक की हमारी जो लेवल की डिमांड है वो इतनी ही है कि आप प्रोकैरियोट्स में एटलीस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको हो। तो हम बात कर रहे थे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले हमने तोड़ा है एंड देन फिर हमने उसको सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में स्टेबलाइज किया है, एंड नाउ वी नीड एन एंजाइम जो कि उसके अंदर न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सके। अब न्यूक्लियोटाइड, जो एक न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, अगर आप रिकॉल करें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को, एटीपी को ही सामने ले आए, तो क्या होता है एटीपी में? क्या होता है, एडेनिन होती है एज एक नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ राइबोस शुगर होती है और उसके साथ फॉस्फेट होता है, तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। जब ये तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दैट इज वेरी। जी बेटा, मैं स्क्रीन शो अभी कर ही नहीं रही, अभी मैं आपको दोबारा मैं सिर्फ प्रोटीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, और इस देने के बाद मैं दोबारा आपको उसके ऊपर डायग्राम पे भी लेकर जाती हूँ और वो भी लेकर जाती हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही, या आप कह रहे हैं कि मैं पीपीटी शो नहीं कर रही? पीपीटी शो पीपीटी नहीं शो हो नहीं हो रही रही। स्क्रीन। हाँ पीपीटी बेटा, मैं पीपीटी से बुक से पढ़ाऊंगी और वो मैं जानबूझ के भी शो नहीं करी, मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उन प्रोटीन्स का, और फिर जब हम पढ़ेंगे ना तो वो आपका रिकॉल हो जाएगा। जी, तो मैं बात कर रही थी कि सिंगल स्ट्रैंडेड को आपने सेपरेट कर लिया, पहले आपने उसको तोड़ा है हेलिकेज के जरिए, फिर आपने सिंगल स्ट्रैंडेड के प्रोटीन के जरिए उनको स्टेबलाइज कर लिया, देन उसके बाद आपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है एक न्यूक्लियोटाइड को, जो कि इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट होगा, जैसे कि एटीपी होता है, लेकिन एटीपी और इस वाले न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको साथ हम लगाएंगे डी, स्मॉल डी लगाएंगे, डी एटीपी, ठीक है, डी जीटीपी, डी सीटीपी, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डी क्यों लगाएंगे? वी नो दैट कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सी शुगर होती है, कार्बन नंबर 2 जो है उसके जो स्ट्रक्चर का है राइबोस शुगर के, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, सिंपली हाइड्रोजन होती है। तो सिर्फ ये डिफरेंस होगा, बाकी सारा इसका स्ट्रक्चर जो है वो एटीपी से मिलता जुलता ही होगा, सिवाय राइबोस शुगर के जो कि डीऑक्सी फॉर्म में होगी। और जब हम कहते हैं ना कि
ये नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो वो हमेशा एटीपी यानी कि ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में हम उसको लेते हैं। क्यों ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में जीटीपी लेंगे या एटीपी लेंगे या सीटीपी लेंगे या टीटीपी लेंगे? क्योंकि ये इस फॉर्म में रिएक्टिव होता है, ये इस फॉर्म में इस काबिल होता है कि आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे और एक फॉस्फेट अलोंग विद द डीऑक्सीराइबोस एंड विद द नाइट्रोजनस बेस जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो तीसरी प्रोटीन मैंने आपको बताई हेलिकेज, पहली थी, दूसरी मैंने टोपोआइसोमरेज बताई, आइसोमर्स बताई, तीसरी मैंने आपको बताई है डीएनए पॉलीमर पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट तो बेटा इसकी ये है कि ये हमेशा थ्री एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ये एक नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता है। ये कभी भी 5 प्राइम एंड पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करता। हालांकि अगर आप न्यूक्लियोटाइड को देखें तो उसके 2 एंड्स जो है वो फ्री होते हैं। एक उसका फॉस्फेट साइड वाला एंड जिसपे फॉस्फेट लगा होता है और एक उसका 3 प्राइम एंड जो कि फ्री होता है, जो कि किसी के साथ बाइंड कर सकता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है ये सिर्फ 3 प्राइम एंड पे ही, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि ये 3 प्राइम एंड पे ही जो है फॉस्फेट को ऐड करेगा। तो अगर ये सिर्फ 3 प्राइम एंड पे ही फॉस्फेट को ऐड कर सकता है, मेरे ख्याल में इसकी डायग्राम सामने रख के ही आपसे ये सारी बातें कर लूँ, फिर उसके बाद दोबारा से इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आपको कुछ ना कुछ नजर आता रहे। अच्छा, तो हम बात करें कि 3 प्राइम एंड पे ही अगर इसने फॉस्फेट को ऐड कर सॉरी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है, इन दैट केस आपको डेफिनेटली किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस की जरूरत होगी, क्योंकि एक न्यू स्ट्रैंड बनना है ना। और डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड तो उसके पास है, ये तो मौजूद है, लेकिन व्हाट अबाउट कि उसने नए सिरे से काम शुरू करना। अब वो नया सिरा वो कह रहा है कि मुझे 3 प्राइम एंड दे। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड किसका दें? पहले तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, एक डॉटर सेल डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है उसके, और वो तो शुरू ही नहीं हुई। उसको शुरू करने के लिए उसको एक आपके लिए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए की जरूरत होती है। आप जानते हैं ना आरएनए और डीएनए का डिफरेंस। तो ये जो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए है, ये जो बनता है ये एक और एंजाइम की मदद से बनता है, और उस एंजाइम को हम बोलते हैं प्राइमेज एंजाइम। दिस अनदर प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। और ये चौथी प्रोटीन मैंने आपको बता दी है, प्राइमेज एंजाइम। अच्छा, प्राइमेज क्या करता है? ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए बनाता है जिसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। ये प्राइमर जो है, जो कि यहाँ पे रेड कलर का शो हुआ हुआ है, या ये एक शॉर्ट सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा, और इसी के 3 प्राइम एंड पे डीएनए पॉलीमरेज अपना पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज करेगा अलोंग विद दिस आरएनए प्राइमर, इसके 3 प्राइम एंड को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। अच्छा, 3 प्राइम एंड को इस्तेमाल करते हुए वो इसका प्राइमर को यूज कर लेगा और ये फिर मूव करेगा, और न्यू जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होते चले जाएंगे। और ऐड होने के बाद आप कह लें कि एक पूरा स्ट्रैंड जो है वो डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब स्ट्रैंड में डेवलप हो गया, और हम जानते हैं कि डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, एक को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसके बारे में भी थोड़ी सी नो हाउ आपको होगी। अभी मैं और डिटेल से भी बताऊंगी, मैं अभी सिर्फ प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्रोटीन के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। तो लेगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमराइज करता है न्यू स्ट्रैंड को, वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में पॉलीमराइज करता है, अगेन अपनी इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से कि ये सिर्फ 3 प्राइम एंड पे ही जो है, ये 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही ये न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो ये काम करना आसान है क्योंकि वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में ये काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी 3 to 5 डायरेक्शन में होती है। तो फिर इसको ऑपोजिट साइड पे इसको चलना पड़ता है, और ऑपोजिट साइड पे ये चल नहीं सकता, चलना एक ही सिंथ में है। तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड्स बनाता है, और लैगिंग स्ट्रैंड्स को फिर, क्योंकि वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, लैगिंग है, पीछे रह जाने वाला है, एकदम से नहीं बनता, कॉन्टिन्यूसली नहीं कंस्ट्रक्ट होता, तो क्या होगा कि उनके दरमियान में गैप्स रह जाएंगे, प्लस उनको हर फ्रेगमेंट के लिए एक नए प्राइमर की जरूरत होगी। ठीक है, तो प्राइमर का और प्राइमेज का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा, प्राइमर का इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा, और जो फ्रेगमेंट रह जाएंगे उनको आपस में जोड़ना भी पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए फिर हमें एक और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रोटीन जो एंजाइम है वो कहलाएगा लाइगेज। ठीक है, लाइगेज एंजाइम जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए की रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो आपको रिक्वायर्ड होते हैं हेलिकेज प्रोटीन, आपको रिक्वायर्ड जो कि एंजाइम है
फिर आपको रिक्वायर्ड है टोपो आइसोमर जो है वो प्रोटीन। देन उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी, जिसको मैंने आपको बताया हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये ग्रे कलर की शो हुई है, ठीक है। देन उसके बाद आपको चाहिए प्राइमेस, जो कि शॉर्ट प्राइमर ऐड करेगा। फिर जब लैगिंग स्ट्रैंड बन जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए आपको चाहिए लाइगेज, ठीक है। और लाइगेज जो है वो फिर फाइनली उनको आपस में जोड़ के और इस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और दरमियान में मैंने आपको वो भी बताया, डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के केस में इसकी 3 टाइप्स हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज आप कह लें कि इस्तेमाल होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है इनटू द डॉटर स्ट्रैंड। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 का भी रोल है इन द केस कि अगर खुदा ना खास्ता क्या, जब लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी तो गैप्स रह जाएंगे, ठीक है। हर जगह पे जगह जगह प्राइमर लगे हुए होंगे, तो वो जब प्राइमर निकलेंगे तो वो गैप रह जाएगा, और उस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो इस्तेमाल होगा। अब रह गया तीसरे टाइप का डीएनए पॉलीमरेज, जो कि है डीएनए पॉलीमरेज 2, और वो यूज होता है प्रूफ रीडिंग के लिए। प्रूफ रीडिंग का पता है ना, कि आप एक दफा जैसे असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट बना के उसके बाद दोबारा से उसको पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई टाइपिंग मिस्टेक, कोई वैसे कोई मिस्टेक, कोई फॉर्मेटिंग की मिस्टेक, तो आप उसको ठीक करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन जब कंप्लीट होती है तो प्रूफ रीडिंग के लिए फिर एक और प्रोटीन, एक और एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2। तो इन दैट सेंस 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, हेलिकेज, टोपो आइसोमर या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इसके साथ लाइगेज, प्राइमेज, हेलिकेज, ये तमाम जो हैं प्रोटीन्स इनका हिस्सा है। इसके साथ साथ एक और प्रोटीन जो कि अलग से तो नहीं है, लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच्ड होती है और उसके साथ बाइंड हुई होती है, यानी कि जहां जहां डीएनए पॉलीमरेज 3 जाएगा ना, आप समझिए वो उसका हिस्सा ही है वो प्रोटीन, लेकिन है वो अलग प्रोटीन, ठीक है। बट जब डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है तो वो उसके साथ काम करती है। कभी आपने डोनट देखा हो, बल्कि देखा ही होगा, उसके दरमियान में सुराख होता है ना, आप यूं समझिए कि वो डोनट लाइक प्रोटीन है, और जो सुराख है उसके अंदर से जो डीएनए स्ट्रैंड है वो गुजर रहा होता है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज उस डोनट लाइक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो उसको साथ साथ ले लेके चल रही होती है। जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज मूव करता है, या जैसे जैसे वो प्रोटीन मूव करती है, वैसे वैसे डीएनए पॉलीमरेज भी मूव करता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हुए होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, लेकिन इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन की एक वीडियो दिखा दूं। अब वो वीडियो देख लें, फिर हम दोबारा इस टॉपिक पे आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट। और इसके लिए मैं ऑन करूंगी इसको स्टॉप करके दूसरा मोड, क्योंकि अगर यहाँ पे चलाए तो आपको आवाज नहीं आएगी। ठीक, तो ये मैं ऑन करती हूँ। जी बेटा, मैं बड़ा कर रही हूँ और मैं इसको दोबारा से स्टार्ट भी कर रही हूँ। अगर आपको आवाज ना आए या दिखाई ना दे तो मुझे बता दीजिएगा। जी, ये देखिएगा। Replication of DNA begins as a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix and single-strand binding protein react with single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, डबल वॉइस हो रही है, सॉरी, क्या हो रहा है? डबलिंग हो रही है आवाज की ना। अच्छा, मैं अपना माइक ऑफ कर देती हूँ, हो सकता है इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ और अपना माइक ऑफ कर रही हूँ मैं, ठीक है। The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it.
DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase III jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase III has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase III is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. Monster Math presents. जी बेटा, इसमें समझ आ गई आपको वीडियो? कोई प्रॉब्लम, कोई बात? यस हम समझ आ गए। यस मैम। ओके बेटा, ये जो मैं कंटेंट आपको पढ़ाने लगी हूँ, जो मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बुक आपसे शेयर की हुई है, कैम्पबेल की बुक। मैं सिर्फ इसके पेज नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगी, और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है इसका लिंक भी मैं आपको GCR पे पोस्ट कर दूंगी, ताकि जब आप दोबारा देखना चाहें तो आप वहां से उसको खोल के देख सकते हैं, ठीक है? और बुक आपके पास ऑलरेडी है, GCR में पोस्ट हुई भी है। और अगर आपको, जी बेटा। मैम आपने पोस्ट की थी तो आपने कहा था कि अपलोड नहीं हो रही। नहीं बेटा, हो गई थी बाद में, मैं उसको जब तक किया नहीं तब तक मैंने उसको छोड़ा नहीं है। आपने चेक नहीं किया होगा। हाँ जी, दोबारा चेक करें, वो अपलोड हुई हुई है। और अगर नहीं भी हुई तो मैं इस चैप्टर को सेपरेट करके भी आपको भेज सकती हूँ। मेरे ख्याल में अलग भी करके भेज दूंगी, ताकि जो चीजें आपकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी होती है ना, वो ब्लॉक्स में या बॉक्सेस बनाए होते हैं उन्होंने, वो फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो पढ़ने के लिए तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रट्टा लगाना, क्योंकि बाज बच्चे रट्टे पे ही बिलीव करते हैं, तो वो नहीं आपको पढ़ना होगा, ठीक है? क्योंकि बुक में तो काफी सारी चीजें इकट्ठी करके लिखी होती है। जब हम PPT बनाने का मकसद ही ये होता है कि हम उसमें से अपनी चीजें, पसंद की चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं अलग से भी भेज दूंगी आपको, लेकिन मैं बुक आपको भेज चुकी हूँ पहले, ठीक है? ओके मैम। अब हम देख लेते हैं। बुक आई हुई है। हाँ जी बेटा, मैंने भेजी हुई है। मैंने जब आपसे बात की थी ना, उसके वो तब कोई सिग्नल्स का इश्यू आ रहा था, उसके 2-3 दिन के बाद वो अपलोड हो गई थी और मैंने वो पोस्ट कर दी थी। अच्छा जी, और अभी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो हम इसको बेटा स्टार्ट करेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा कि डबल स्ट्रैंड DNA जो है, पहले वो सेपरेट होगा, और सेपरेट जब होता है ना तो ये बबल्स बनाता है। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक, ठीक है? रेप्लिकेशन बबल्स इसको हम बोलते हैं। और ये बबल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा DNA है और इतना लेंथी है, अल्लाह ताला ने इतना मतलब आप कह लें कि इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसको डीकोड करने लगे तो आप कई बुक्स इस पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये एकदम से तो ये रेप्लिकेट नहीं होता, इसकी ये चंक्स की फॉर्म में ये रेप्लिकेट होता है। तो जहां जहां
रेप्लिकेशन प्रोसीड कर रही होती है वहां पे बबल्स जो हैं लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो रेप्लिकेशन जो है वो हो रही है। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। सेकंड स्टेप होगा, यानी फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें ये रेप्लिकेशन फोर्क एंड बबल्स बनेंगे। सेकंड स्टेप में इलोंगेशन है, एंड थर्ड स्टेप में उसकी एंडिंग है, यानी कि प्रूफ रीडिंग और लाइगेज का यूज होना और प्राइमर का निकलना और ये सारी प्रोसेसेस, यानी कि जिसपे एंड हो रहा होगा। और सबसे एंड पे होगी प्रूफ रीडिंग, कि बन चुका है सारा, अपनी अपनी वापस अपनी हालत में आ चुका है, वाइंड भी कर रहा है, और उससे पहले जो है वो प्रूफ रीडिंग के जरिए उसके जो एरर्स हैं वो भी वहां से रिमूव हो जाएंगे। अभी जो मैं आपको ले जाने लगी हूँ वो है इसके इनिशिएशन की तरफ, कि किस तरीके से इसमें आप कह लें कि बबल्स बनते हैं या रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो बनता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डीएनए जो कि टिपिकल डीएनए, अगर हम ह्यूमन के डीएनए की बात करें तो उसके अंदर इतने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं कि अगर उन न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ आप लिखना ही शुरू कर दें तो आपको 1200, ये जो आपकी कैम्बेल की बुक है, इस तरह की शायद 1200 बुक्स आपको चाहिए होंगी सिर्फ उस डीएनए को लिखने के लिए, उसके स्ट्रैंड्स को, ये न्यूक्लियोटाइड को लिखने के लिए। तो अब बाकी की बातें तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए फिर डिफरेंट साइट्स बनती हैं, जगह बनती हैं कि जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही होती है। एंड एज आई टोल्ड यू कि हम फोकस करेंगे मेनली प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पे, ऑल्दो कि हम दरमियान यूकैरियोट्स की भी बात करेंगे। तो ई कोलाई के रेफरेंस से ये सारे जो प्रोसीजर है ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो गेटिंग स्टार्टेड विद द replication, a DNA molecule begins at special site जिसको हम कहते हैं origin of replication, जिसको हाईलाइट भी किया गया है, जो कि क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए हैविंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ई कोलाई में कहा जाता है कि लाइक मैनी अदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि क्योंकि ये सर्कुलर इन नेचर है, दे हैव अ सिंगल ओरिजिन, क्योंकि इनका ऑलरेडी ये जो मल्टीपल ओरिजिन साइट्स हैं, ये हमारे यूकैरियोट्स के डीएनए में मल्टीपल साइट्स पे ये बबल्स आपको नजर आते हैं। लेकिन ई कोलाई क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलर डीएनए है तो उसकी ओरिजिन साइट जो है वो एक ही जगह होती है जहाँ से स्टार्ट होता है ये काम। प्रोटीन्स दैट इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन रिकॉग्नाइज दिस साइट एंड अटैच हो जाती है उस साइट पे डीएनए के, और फिर वहां पे वो उस जगह पे डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सेपरेट करना शुरू करती है। जहां से वो उसको सेपरेट करती है वहां पे बबल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, जिसको आप रेप्लिकेशन बबल भी बोल देते हैं। ये सिंपली जो है वो रेप्लिकेशन फोक भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बबल के दोनों साइड्स पे जो है वो सिरे जैसे वी की शेप के सिरे बन जाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये रेप्लिकेशन फोक है। ओवरऑल अगर आप इसकी पिक्चर को देखें तो इस तरह की अपीयरेंस आपको नजर आएगी। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, लेफ्ट साइड पे जिससे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये है ई कोलाई की एग्जांपल। और जो मेरे राइट साइड पे डायग्राम बनी हुई है, स्कीमेटिक डायग्राम, ऊपर वाली स्कीमेटिक है और नीचे वाली जो है वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल रेप्लिकेशन फोर्क्स एंड मल्टीपल you can say bubbles are formed at the same time, but in case of a circular DNA only one replication bubble or fork तो दोनों साइड पे होंगे, only one site of initiation of DNA replication is present। और अगर आप इसको ओरिजिनल डायग्राम में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। तो ये आपके पास ये बेटा एक ही बबल है जो कि सर्कुलर डीएनए की एग्जांपल दिखाई हुई है, ये एरो से आप इसको पहचान सकते हैं जो कि इसकी रेप्लिकेशन फॉर्म को जाहिर कर रहे हैं। एंड देन अगर आप यूकैरियोट्स में देखें तो इस पिक्चर में only in this picture there are 3 types of replication bubble या मैम स्क्रीनशॉट मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा जल्दी नहीं बता दिया। हाँ मैंने टैब ऑन किया हुआ था ना, तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने स्विच करना है उसको, है। चलें बाहर। मैंने समझा शायद सिर्फ मुझे ही नहीं शो हो रही, सबको हो रही है। नहीं वो मैं आपको बताया था ना, वीडियो जब दिखाते हैं ना तो ये पता नहीं कुछ कंप्यूटर्स में ये इशू है, सब में नहीं होता लैपटॉप में, लेकिन मेरे वाले में बाय डिफॉल्ट है। बल्कि मोस्टली में ये बाय डिफॉल्ट ये फॉल्ट होता है कि अगर आप वीडियो दिखाते हैं ना तो उसकी दूसरी जब आप प्रेजेंट करते हैं उसकी साउंड नहीं सुनाई देती। वो साउंड सुनाने के लिए मैंने टैब ऑन किया था, तो अब क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर दूसरी करूंगी तो उस पर टैब में वो नजर नहीं आती, तो मुझे स्विच करना पड़ता है उसके मोड को। आप देखते हैं ना ये जब हम करते हैं यू आर प्रेजेंटिंग तो इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, टैब ऑफ करने की, एंटायर स्क्रीन की। तो जब आपको वैसे पढ़ाना होता है तो एंटायर स्क्रीन ऑन करते हैं, जब वीडियो दिखानी होती है तो टैब वाले मोड को जो है वो ऑन करते हैं, तो इस वजह से वो आपको नजर नहीं आती। चलें जी, अब मेरे ख्याल है कि नजर आ रही होगी जी। अब आप यस मैम। नहीं।
ओके, शुक्र है, टाइम पे बता दिया करें, ठीक है, शुक्र लेक्चर के बाद नहीं बता दिया। अच्छा, ये मैं फिर दोबारा ऊपर कर देती हूँ इसको। ये मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही थी, सर्कुलर डीएनए और विद वन बबल, एंड दिस वन इज लीनियर डीएनए यूकैरियोट्स का और विद 3 बबल्स, लेकिन ये स्कीमेटिक है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास मैंने बताया कि ये ओरिजिनल डायग्राम भी है जो कि टेम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, जिसमें यूकैरियोट्स में ये 3 डिफरेंट बबल्स जो है दिखाए गए, ये और एक ये, 2 में एरोस लगे हुए हैं और एक में एरो नहीं लगा हुआ, लेकिन आप खुद से जज कर सकते हैं कि दिस वन इज थर्ड वन। और यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में जो ए डायग्राम है उसके केस में ये एक ही बबल बना हुआ है, ठीक है, ये एक ही बबल जो है, ये सर्कुलर डीएनए है और ये एक ही बबल है जो कि जिससे फर्दर जो है ये देखें ना, ये ऊपर अगर आप उसकी स्कीमेटिक डायग्राम में देखें तो ये इस तरीके से एक्सपैंड करता है और फिर आहिस्ता 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 ये ऊपर वाला अलग हो जाता है और नीचे वाला अलग हो जाता है और फिर 2 बन जाते हैं, से वन विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अदर वन विद द डॉटर स्ट्रैंड, और फिर वो अलग डीएनए के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और यूकैरियोट्स के केस में इस तरीके से डिफरेंट जगह जगह पे जो है वो बबल्स बनते हैं और उनमें से हर एक में ये लैगिंग एंड लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो चल रही होती है और डीएनए की एप्लीकेशन होती है। फाइनली जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है प्रोफिटिंग के बाद, तो फिर वो फाइनली दोबारा से इस तरीके से ये जो है, जो सेमी कंजर्वेटिव में मैंने आपको बताया था, इस तरीके से डीएनए के जो है वो दोबारा से जुड़ जाते हैं, जिनमें एक पेरेंटल होता है और एक जो है वो डॉटर स्ट्रैंड होता है। जी, तो हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन की, और उसमें मैंने आपको बताया कि इनिशिएशन में सबसे पहला काम जो है वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड जो है वो हमने सेपरेट कर दिए हैं, और जो सेपरेट होने वाली जगह है या इनिशिएशन की जो साइट है उस जगह पे बबल्स बन जाएंगे और या रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएंगे। अब डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ने के लिए या इन बबल्स में फर्दर प्रोसीड करने के लिए जो पार्टिसिपेट करता है एंजाइम, मैंने बताया था वो हेलिकेज है, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो अब हम जस्ट इससे गो थ्रू होंगे, जो कि अनट्विस्ट करेगा डबल हेलिक्स को रेप्लिकेशन फोर्क में और फिर दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा। फिर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट होने के बाद सेपरेट रहना भी चाहिए, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं, जिनको टोपो आइसोमेरेज आप कहने के एंजाइम जो है वो हेल्प करता है इन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को, कि वो दोबारा से इसकी जो है, एक तो ये कि वहां पे वो जुड़ जाती हैं, दूसरा टोपो आइसोमेरेज एंजाइम इनको हेल्प करता है कि दोबारा से ये जो डबल स्ट्रैंड है ये डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में ना जाए, ट्विस्ट ना करे और दोबारा से डीएनए के जो बेसिस हैं वो दोबारा से रीज्वाइन ना करें। तो टोपो आइसोमेरेज जो है वो हेल्प करता है काम को कि वो दोबारा से डीएनए की स्ट्रैंड को रीज्वाइन नहीं करने देता और उनको दोबारा से स्विर्ल नहीं करने देता, दोबारा से रीओरिएंट नहीं करने देता खुद को, ताकि डीएनए पॉलीमरेज अपना काम जो है वो स्मूथली कर सके। और उसके बाद जब ये सारा काम हो जाता है, नाउ स्टेबलाइज हो चुकी हैं स्ट्रैंड और अनवाइंड भी नहीं हो रही, एक जगह पे फिक्स हो चुकी हैं नाउ। अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज नहीं आना है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अपने काम को स्टार्ट करने के लिए जरूरत है एक और आरएनए की शॉर्ट सीक्वेंस की, जिसको मैंने आपको बताया था, नाम दिया था प्राइमर का। और जो प्राइमर है ये प्राइमेज एंजाइम इसको इंसर्ट करवाएगा। एक मिनट बेटा, मैं शॉर्ट कॉल जो अटेंड कर लूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि प्राइमर, अब उसको शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चाहिए कि जिसके साथ वो 3 प्राइम एंड पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सके, और उसके लिए फिर उसको प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, और प्राइमर को इंसर्ट करवाएगा प्राइमेज एंजाइम। ये सारे ये जो प्रोटीन्स हैं इनको यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, तो यू कैन इजीली नोटिस हियर। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये काम हो जाएगा, प्राइमर भी ऐड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यू जो स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइजिंग। तो यहाँ तक का जो कंटेंट है वो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। नाउ अब नया स्ट्रैंड जो है वो बनना स्टार्ट करना है, या यूं आप यूं कह लें कि पॉलीमराइजेशन जो है और या इलोंगेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो सेकंड स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसमें सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ ई कोलाई प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज डिफरेंट स्टेप्स में अपना रोल प्ले करते हैं, और जो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, और उसके बाद फिर जो मैंने आपको कहा था कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 भी न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड की एडिशन है ना वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। लेकिन जो थोड़े थोड़े न्यूक्लियोटाइड रह जाते हैं जैसे लैगिंग स्ट्रैंड में है तो वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, और प्रूफ रीडिंग जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पीओएल पोल 3, पोल 2, पोल 1 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो रेट है जिसके जरिए ये डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है न्यू न्यूक्लियोटाइड को वो 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। इन केस ऑफ बैक्टीरिया में देखा गया है कि 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जो है वो ऐड करता है। इसी तरीके से ह्यूमन में 50 पर सेकंड जो है, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐड करता है। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का जो रेट है वो हाई है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, बहुत ज्यादा हाई है ह्यूमन बींग से अगर उसको रिलेट करें तो। अच्छा, ईच न्यूक्लियोटाइड ऐड टू अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड कम्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोसाइड, जिसकी मैं आपको पहले ही डिटेल बता चुकी हूँ। और अगर आप उसका स्ट्रक्चर, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, ये नीचे वाले डायग्राम में है। अगर आप उसके स्ट्रक्चर की एब्रीवेशन देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंट एटीसी सीटीसी सॉरी एटीपी सीटीपी जीटीपी की फॉर्म में यहाँ पे आए होंगे, लेकिन उनमें से अगर आप एक इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड को देखें तो 2 फॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये रिमूव कर देगा डीएनए पॉलीमरेज, और बाकी का जो हिस्सा है यानी कि 1 फॉस्फेट, ये जो गोल वाला है ये फॉस्फेट है, और ये राइबोस शुगर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पेंटागोनल टाइप है रिंग, और उसके साथ ये टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थायमीन बेस को। इसी तरह से जी ग्वानिन को, सी साइटोसिन को, और ए जो है वो एडेनिन को। और इस तरीके से 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, और 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे न्यूक्लियोसाइड के, फिर एक और ऐड हो जाएगा, फिर एक और ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूएशन जो है वो जारी रहेगी, और डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो एक्सटेंड करता रहेगा। यहाँ पे हमने बात की थी जब मैं आपको बिल्कुल उसका एंड बता रही थी तो मैंने ये भी बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज अकेला ये काम नहीं करता, बल्कि एक उसके साथ एक एसोसिएटेड प्रोटीन भी होती है जो कि डोनट लाइक होती है। अभी आपने वीडियो में भी नोट किया होगा एक छल्ला लाइक जो प्रोटीन पीछे उसके लगी हुई थी, और वो बहुत अच्छा डोनट सा नजर भी आ रहा था उसका कि जो मूव कर रहा था स्ट्रैंड को अपने अंदर लिए हुए, तो वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है जो कि डीएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके इस काम को करवाती है। और उसके बाद जो है ये दोनों मतलब एक साथ मूव करते हैं डीएनए स्ट्रैंड पे, पॉलीमरेज जो है वो उसमें ऐड किया जाता है और ये इसको असिस्ट करती है ये प्रोटीन जो है। तो यहाँ तक था इलोंगेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन इसी तरीके से चलता रहेगा, और न्यू सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से जारी रहेगी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 को सिर्फ 3 प्राइम एंड पे ही वो ऐड कर सकता है, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है एंटी पैरेलल एलोंगेशन का, कि एक तरफ तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा और एक लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसकी एंटी पैरेलल उसके जो स्ट्रैंड है या उसकी एंटी स्ट्रैंड जो है उसको अगर आप देखेंगे जो कि 3 to 5 डायरेक्शन में होती है, अगर उसको आप देखेंगे तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज को लीडिंग स्ट्रैंड की तरह कॉन्टिन्यूसली अपना जो आप कहने के डीएनए की फॉर्मेशन है वो करना मुश्किल हो जाती है। उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था कि फिर वो चंक्स की फॉर्म में
डीएनए की पॉलीमराइजेशन करता है, और चंक्स की फॉर्म में जब डीएनए की पॉलीमराइजेशन करेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगी, 5 to 3 प्राइम ही रहेगी, यानी कि 3 प्राइम एंड पे ही न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होगा, लेकिन लीडिंग में कॉन्टिन्यूस रहेगा, और जो लैगिंग है उसमें वो चंक्स की फॉर्म में करेगा। अब जब चंक्स की फॉर्म में करेगा तो आपको तो पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जब एक बिल्कुल नए सिरे से एक नया चंक, एक नया स्ट्रैंड, एक नया शॉर्ट स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए का, तो फिर उसको हर दफा एक नए प्राइमर की जरूरत होगी, क्योंकि हर दफा प्राइमर से ही तो वो स्टार्ट लेता है। तो जब प्राइमर से वो स्टार्ट ले रहा है तो हर चंक के लिए एक नया प्राइमर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इट विल बी बेटर कि अगर मैं आपको इसकी डायग्राम को दिखा दूं कि जहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर किया गया है। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर लीडिंग की तो हम बात नहीं करें कि लीडिंग कैसे बनता है, वो तो मेरा ख्याल है कि आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे, लेकिन अब मैं लैगिंग की बात कर रही हूँ कि लैगिंग के स्टेप 1 में जिस जगह से इनिशिएट करना है उसने डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, तो वहां पे सबसे पहले एक प्राइमर लग जाएगा, जस्ट लाइक द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन उसकी 3 प्राइम एंड की तरफ होगी, यानी कि टेम्पलेट की 5 प्राइम एंड की तरफ, लेकिन अपनी खुद की उसकी 3 प्राइम एंड की तरफ होगी। और ये देखिए ना, टेम्पलेट का 5 प्राइम एंड है, लेकिन खुद का उसका 3 प्राइम एंड है, जो कि मूव कर रहा है। क्या आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं? क्या आपके लिए ये विजिबिलिटी इसकी सही है? यस मैम। ओके, तो ये जो है ये खुद की इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम एंड की तरफ है, लेकिन अगर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन देखें जिसकी तरफ ये मूव कर रहा है, वो 5 प्राइम एंड है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि ये इसी रीजन की वजह से ये कॉन्टिन्यूस जो है वो मूव नहीं कर सकता। दैट इज वाई पहला प्राइमर जब लगेगा तो एक शॉर्ट स्ट्रैंड बना लेगा, दैट्स ओके। लेकिन जब उसको दूसरा फ्रेगमेंट बनाना है, तो दूसरा फ्रेगमेंट बनाने के लिए उसको एक और प्राइमर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब देखें यहाँ, और ये फ्रेगमेंट कहाँ तक बनाएगा, जहां तक कि अगला प्राइमर जो उसी सीक्वेंस, उसी लाइन में अगला प्राइमर इंसर्ट हुआ होगा ना, दूसरा फ्रेगमेंट बनाने के लिए, वहां तक पहुंच के ये डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। 4th स्टेप में क्या होगा कि दूसरा एक और प्राइमर लगेगा, ठीक है, और प्राइमर लगेगा, और पहला फ्रेगमेंट यहाँ बना है, दूसरा फ्रेगमेंट इसके पीछे बनना है, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पे ये सेगमेंट 1 है और ये सेगमेंट 2 है, इसका प्राइमर ये है, इसका प्राइमर ये है, और ये फ्रेगमेंट वहां तक बना है जहां तक एक और प्राइमर नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से ये फ्रेगमेंट वहां तक बनेगा जहां तक फ्रेगमेंट नंबर 1 का प्राइमर नहीं आ जाएगा, और प्राइमर अभी भी इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने सेपरेट होना है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज लैगिंग स्ट्रैंड। और फॉर्मेशन के बाद ये इकट्ठे यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो इन प्राइमर की जगह पे जगह रह जाएगी ना खाली, कि जहाँ पे डीएनए ने अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं, क्योंकि वो जगह तो डीएनए ने नहीं बनाई, वहां पे तो आरएनए प्राइमर लगा हुआ था। तो उस प्राइमर की जगह पे फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो इंसर्ट करवाएगा। और यू कैन सी हियर कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसको यहाँ पे ऑरेंजिश रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है अलोंग विद इट्स डोनट लाइक प्रोटीन, और जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसको यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स बनने के बाद क्या होगा कि ये प्राइमर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और जो जगह खाली रह जाएगी जिसको येलो कलर से ही रिप्रेजेंट किया गया है, उन न्यूक्लियोटाइड को जो कि खाली रह गई हैं, उन जगहों को फिल करने के लिए फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और वहां पे जाके अपने न्यूक्लियोटाइड लगा देगा, और इस तरीके से ये फ्रेगमेंट जो है आपस में आप कहने कि सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जगह अभी भी रह जाएगी कि जहाँ पे कोई गैप्स रह सकता है, या फिर कोई आप कह लें कि जिसे कहते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स के फ्रेगमेंट्स के, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट बने हैं, तो कोई कोई जो गैप्स हैं वो रह सकते हैं, उनको फिर जोड़ने के लिए या उन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए फिर लाइगेज एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, क्योंकि लाइगेज तो कोई भी एंजाइम तो कोई भी हो सकता है ना जो कि लाइगेशन कर सके, लेकिन यहाँ पे हम उसको बोलेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि इनको लाइगेट करेगा, आपस में जोड़ेगा, और इस तरीके से ये जो फ्रेगमेंट्स जिनको हम टेक्निकली हम इनको बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं, और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि 1 प्राइमर लगेगा और शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो है फ्रेगमेंट बना के ये सेपरेट हो जाएगा, दूसरा प्राइमर लगेगा, दूसरी स्ट्रैंड बनाएगा, और इसी तरह 4th स्टेप में
ये जो है ये जो प्राइमर्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज इनकी जगह को जो है वो आपस में जो है वो जोड़ देंगे। और एक मिनट बेटा, सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव टू टेक दिस कॉल। जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि इसी तरीके से दूसरा फ्रेगमेंट बनेगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेस करेगा आरएनए को विद डीएनए। और इस तरीके से ये फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम आएगा और इस तरीके से ये लीडिंग स्ट्रैंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये भी अपना जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करके तो दूसरी तरफ पे उसको फॉर्मेशन कर लेगा। मेरे ख्याल है इतना इनफ है और प्रूफ रीडिंग इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। नो मैम।